हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। तो कंपनियों के आगमन से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, क्यों यहाँ पर इनका आगमन होता है और क्या यहाँ पे तात्कालिक परिस्थितियाँ थी जिसके कारण जो यूरोपीय कंट्री थी वो भारत की ओर आकर्षित होते हैं। तो सबसे पहला कारण आर्थिक संपन्नता रहेगा यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं आपको, जो ये वीडियो यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूँ अभी, तो देखिए अगर आप उत्तराखंड लेक्चरर की बात करें या यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें या केवीएस एग्जाम की बात करें या एनवीएस एग्जाम की बात करें तो वहाँ के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बाकी अगर हम बात करें ग्रुप सी की तो काफ़ी डीपली हो जाएगा और यहाँ पर काफ़ी डीप तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और ये ग्रुप सी में ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे, प्रश्न बनेंगे, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें याद करनी होगी उसके लिए। साथ ही साथ जो यहाँ पे रिलेटेड फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वो था भारत की आर्थिक संपन्नता। और भारत की आर्थिक संपन्नता का पता कैसे चला यूरोपियन कंट्रियों को? जब यहाँ पे विदेशी यात्री आए, उन्होंने विवरण लिखे अपने, वो यहाँ पे भारत में घूमे, उसके बाद वो अपने देश वापस गए तो उन्होंने किताबें लिखी। कई यहाँ पर यात्री आते हैं, उन्हीं में एक का नाम है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो के बारे में देखते हैं हम अभी थोड़ा सा। देखिए इटली का एक शहर है वेनिस, इटली का एक शहर क्या है, वेनिस है। और यहाँ से मार्को पोलो अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। और जब वो यहाँ पे एशिया महाद्वीप में आता है तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत वो कहाँ घूमता है, इंडिया में घूमता है, चाइना में घूमता है। और इसके बाद जब वो भारत से वापस लौटता है इटली, और इटली जब लौटता है तो यहाँ पर वो अपने एक यात्रा वृत्तांत लिखता है जिसे हम द बुक ऑफ सर मार्को पोलो के नाम से जानते हैं। द बुक ऑफ सर मार्को पोलो के नाम से जानते हैं, ये मैं अभी लिखवाऊंगा आपको। तो द बुक ऑफ सर मार्को पोलो में वो क्या करता है, भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में बताता है, जिसके कारण यहाँ की कंट्रियाँ क्या होती, भारत की ओर आकर्षित होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि उसने किताब लिखी मार्को पोलो ने और यहाँ पर व्यापार इनके बीच में शुरू हो गया। व्यापार तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के टाइम से चल रहा है भारत का विदेशों के साथ। और जिस समय मार्को पोलो यहाँ पर आ रहा है यात्रा करने के लिए, उस समय भी यहाँ पे व्यापार होता था। व्यापारिक यहाँ पे रास्ते हुआ करते थे, कई रास्ते थे यहाँ पे, मैं बताऊँगा आपको अभी। तो मार्को पोलो ने अपना यात्रा वृत्तांत लिख दिया द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। तो उसने इसमें कुछ बातों का उल्लेख किया है जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले तो उसने एक वर्णन किया है काकतीय वंश की राजकुमारी का, जिसका नाम है रुद्रमा देवी। ठीक है, रुद्रमा देवी का। और दूसरा उसने यहाँ पे दक्षिण भारत के पांड्य राज्य का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि मैं भारत का, दक्षिण भारत का एक पांड्य राज था, पांड्य राज्य था, वहाँ पर भी मैं गया हूँ। और साथ ही साथ उसने काकतीय वंश की राजकुमारी रुद्रमा देवी का वर्णन किया। रुद्रमा देवी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम रहेगा हमारे। सीधे वन लाइनर में प्रश्न बन जाता है कि रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से है? तो रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय वंश से है। तो वारंगल का काकतीय वंश काफ़ी फेमस था। कहाँ का? वारंगल का। तो वारंगल का काकतीय वंश, इसकी राजकुमारी थी रुद्रमा देवी। पिता का नाम क्या था? गणपति। और मात्र 14 वर्ष की उम्र में ये शासन संभाल लेती है। तो वारंगल के काकतीय वंश की जो ये राजकुमारी है रुद्रमा देवी। अगर आप इसके बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं, कुछ क्लियर बेस करना चाहते हैं, तो एक मूवी भी आई थी साउथ में, रुद्रमा देवी के नाम से ही मूवी है, यूट्यूब में आपको फ्री मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक है, वर्णन किया है एक काकतीय वंश की राजकुमारी का और पांड्य राज्य का। इसलिए यहाँ पर देखेंगे मध्यकालीन हाँ, तो मार्को पोलो यहाँ पर क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। तो मार्को पोलो को हम किस नाम से भी जानते हैं? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी मार्को पोलो को संबोधित किया जाता है। इसी क्रम में हमारे पास एक नाम आता है निकल के, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका ताकि ना हो, व्हेनसांग और मार्को पोलो। देखिए व्हेनसांग को कहा जाता है यात्रियों में राजकुमार, और मार्को पोलो को हम क्या कह रहे हैं? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। व्हेनसांग के अन्य नाम भी हैं जो एग्जाम में कई बार आए हैं प्रश्न, यहाँ से शाक्य मुनि हो गया या युआन च्वांग हो गया। तो व्हेनसांग के बारे में आपको पता ही होगा, 629 से लेकर 645 तक इंडिया में रहता है। और हर्षवर्धन के समय क्या है, ये भारत आया था, लगभग 15 वर्ष ये भारत में व्यतीत करता है। नालंदा विश्वविद्यालय का भी इसने वर्णन किया है व्हेनसांग ने। और यहाँ पे उस समय प्राचार्य कौन थे? सीलभद्र थे। तो जब ये भारत में रहा 629 से 645 तक, व्हेनसांग, इसने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा CU की नाम से, जो कि एग्जाम में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। तो CU की व्हेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। ठीक उसी प्रकार से मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत भी द बुक ऑफ सर मार्को पोलो है। तो यहाँ पे मार्को पोलो के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब यहाँ पे मार्को पोलो चले गया अपने देश इटली, और उसने यहाँ पे क्या किया है, भारत की आर्थिक संपन्नता है उसके बारे में बता दिया यूरोपियन कंट्री को। तो ऐसे कई यात्री आते हैं वो भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में बताते हैं। लेकिन ऐसी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी कि यहाँ पे व्यापार नहीं हो रहा था। यहाँ पे व्यापार अभी चल रहा था। दिक्कत आती है 1453 में। लेकिन 1453 से पहले
यहाँ पे व्यापार किन रास्तों से होता था थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भारत से ये इस वाले रास्ते से होते हुए ये भारत से पाकिस्तान, ईरान और तुर्की होते हुए फिर यहाँ पर यूरोपियन कंट्री में क्या होता था, व्यापारिक एक रास्ता था ये। दूसरे रास्ते की बात करें तो देखिए यहाँ पे लाल सागर से होते हुए, ये लाल सागर है यहाँ पे, और लाल सागर से होते हुए फिर यहाँ पे ये भूमध्य सागर आ जाता है, और भूमध्य सागर से फिर यहाँ पे यूरोपियन कंट्री में क्या होता था, व्यापार होता था। एक रास्ता यहाँ पे तीसरा यहाँ पे था, ठीक है, ये वाला रास्ता था, और इस रास्ते को फारस की खाड़ी से होते यहाँ से ये यहाँ से ये रास्ता फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे व्यापारिक मार्ग थे और व्यापार यहाँ पे चल रहा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और सबसे जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे तुर्की है यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पे मार्ग हैं, ये जो दो महत्वपूर्ण मार्ग हैं ये कहाँ से होके जा रहे हैं, तुर्की से होके जा रहे हैं। एक यहाँ से हो गया, ये भी तुर्की से होके जा रहा है। जो ये वाला रास्ता था लाल सागर वाला, ये सबसे ज़्यादा रिस्की रास्ता था। देखिए क्यों रिस्की था, देखिए पहले तो यहाँ पे समुद्र में उतरना है, समुद्र में उतरे, फिर यहाँ पे जो ये भूमि है, देखिए मैप में तो आपको बहुत कम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ी भूमि थी। यहाँ पे काफ़ी देखिए पहले अगर यहाँ से कोई जहाज़ में बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं, फिर उस सामान को क्या करना पड़ता था, ज़मीन में उतारना पड़ता था, फिर ज़मीन में काफ़ी किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, वहाँ पे घोड़े ऊँट की व्यवस्था करनी पड़ती थी, फिर इसके बाद फिर से यहाँ पे भूमध्य सागर में वो माल उतारना पड़ता था, उसके बाद ये यूरोपियन कंट्री में सप्लाई होता था। तो ये रिस्की मार्ग था, यहाँ पर कोहरा भी काफ़ी लगता था, कोहरा काफ़ी लगने के कारण थोड़ा ये रिस्की हो जाता था। तो महत्वपूर्ण मार्ग हमारे लिए सबसे कौन सा निकल के आ गया, ये वाला तुर्की वाला। अब यहाँ पर एक घटना होती है 29 मई सन 1453 को, ये महत्वपूर्ण रहेगा, 29 मई 1453 को इस तुर्की पर, तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरे मैप में, ये इस्तांबुल, देखिए तुर्की का महत्वपूर्ण शहर है इस्तांबुल, ये इस्तांबुल, ये दो महाद्वीपों में फैला है। देखिए एशिया महाद्वीप है इस तरफ, और इस तरफ क्या है, यूरोप महाद्वीप है, तो दोनों महाद्वीपों में ये फैला है। और यहाँ पे एक संधि है, देखिए बोस्पोरस जल संधि, बोस्पोरस जल संधि के द्वारा क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं कौन कौन, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, ये भी मैप में आपको अभी दिखाऊंगा आगे। तो इस्तांबुल यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण शहर था तुर्की का, और यहीं से सारी घटना, यहाँ पे सारा इतिहास यहीं से बदल जाता है। अगर यहाँ पर इस्तांबुल पर या कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार नहीं होता 1453 में, तो हो सकता है कि नए व्यापारिक रास्तों की खोज भी नहीं होती, कुछ समय तक होती, कुछ समय बाद वो अलग बात है, लेकिन इतने जल्दी यहाँ पर व्यापारिक मार्गों की खोज की तरफ यूरोपियन कंट्रियाँ नहीं भागती। अब देखेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा कहानी किस प्रकार से परिवर्तित होती है। रोमन साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। रोमन साम्राज्य यहाँ पर इस समय तक दो भागों में बढ़ चुका था, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य और एक पूर्वी रोमन साम्राज्य। जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था इसकी राजधानी कहाँ थी, रोम थी, और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है इसकी राजधानी कहाँ थी, कॉन्स्टेंटिनोपल, थोड़ा सा नाम सुनने में अजीब है, देखिए कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल नाम है। और ये राजधानी किसने बनाई थी, आपका एक शासक था कॉन्स्टेंटाइन, इस शासक ने एक राजधानी बसाई थी कॉन्स्टेंटिनोपल नाम से। इसी को जाना गया कुस्तुनतुनिया के नाम से, किस नाम से, कुस्तुनतुनिया के नाम से, और इस कुस्तुनतुनिया का वर्तमान नाम है इस्तांबुल। तो ध्यान रहेगा आपको, रोमन साम्राज्य में जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, फिर से देख लेते हैं एक बार, पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसको हम बैजेंटाइन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, ये लिख लीजिएगा, बैजेंटाइन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ का एक शासक था कॉन्स्टेंटाइन, इसने एक राजधानी बसाई कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से, इसे हम कुस्तुनतुनिया के नाम से जानेंगे, उस बाद में कुस्तुनतुनिया इसका नाम पड़ता है, और वर्तमान नाम इस कुस्तुनतुनिया का इस्तांबुल है। तो इस्तांबुल को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये कुस्तुनतुनिया है जैसे। तो 29 मई 1453 को क्या होता है, यहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो जाता है, 1453 में यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, और इस इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया में ओटोमन साम्राज्य या उस्मानिया सल्तनत के नाम से या ओटोमन साम्राज्य के नाम से हम इसको जानते हैं, जो इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया पे जो क्या करेंगे, अधिकार कर लेंगे 29 मई 1453 को। अब इस शहर पे क्या हो चुका है, यहाँ पे अधिकार हो चुका है तुर्कों का। अब जितने भी यहाँ से व्यापार होगा, क्या होगा, व्यापारिक रास्ता तो यही था यहाँ से होते हुए, यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा मैप में फिर से, ठीक है, ये है तुर्की, यहाँ पे इस्तांबुल, तो रास्ता तो यही था ना, जाना तो यहीं से पड़ेगा। अब जो यूरोपियन कंट्री थी वो चाहती थी कि क्या हो, हमें यहाँ से व्यापार करने की परमिशन दे दे, कौन, ये तुर्क लोग। लेकिन तुर्क लोग क्या चाहते थे कि हमें भी जो यहाँ पे व्यापार होगा उसका कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो लेना चाहते थे। तो यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्री के जो व्यापारी थे उन्हें लगा कि हमें क्या हो रहा है, ऐसे में लॉस होगा, हमें क्या होगा, नुकसान होगा, अगर हम इस रास्ते से क्या करते हैं, भारत के साथ व्यापार करते हैं। इसलिए क्या होता है, नए नए व्यापारिक रास्तों की खोज होती है, और इसी क्रम में यहाँ पे नाम निकल के आता सबसे पहले पुर्तगाल का। पुर्तगाल से यहाँ पर इस नए रास्तों की खोज की शुरुआत होती है। ऐसा नहीं है कि केवल पुर्तगाल, जितने भी यहाँ पे यूरोपियन कंट्री थी सभी यहाँ पर अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, और इसी क्रम में हम पढ़ना होगा यहाँ पे पुर्तगाल को, ठीक है।
अब देखेंगे हम यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था इस्तांबुल, और मैंने आपको एक बोस्फोरस जल संधि बताई थी। देखिए यहाँ पर ये एशिया महाद्वीप है और ये यूरोप महाद्वीप है, तो दोनों यहाँ पे अलग, ठीक है, किसके द्वारा, बोस्फोरस जल संधि के द्वारा, ध्यान रखेंगे। और ये इस्तांबुल है, दो महाद्वीपों में है, एक यहाँ पे एशिया में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है। तो इस्तांबुल का प्राचीन नाम कुस्तुनतुनिया भी आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे यहाँ पे हम, ये स्पेन है और यहीं पे इसके बगल में क्या है, पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल से एक राजा है यहाँ पर, क्या नाम है उसका, किंग जॉन सेकंड। क्या नाम है, किंग जॉन सेकंड। तो किंग जॉन सेकंड ने क्या किया, यहाँ से एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम क्या था, बार्थोलोम्यू डियाज था। बार्थोलोम्यू डियाज, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लिस्बन से निकला, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, लिस्बन। लिस्बन से यहाँ से निकलता है बार्थोलोम्यू डियाज, और अफ्रीका के जो दक्षिण वाला इलाका है यहाँ पर पहुँचता है। और यहाँ पर जब वो पहुँचता है तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे तूफान आते हैं। तूफानों के कारण क्या होता है, बार्थोलोम्यू डियाज फंस जाता है और यहाँ पे एक ज़मीन का कुछ हिस्सा रहता है, मोसल बे, कुछ देर वो यहाँ पे रुकता है और यहाँ से फिर वो वापस हो जाता है। उसे लगता है कि मैं यहाँ से अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, यहाँ पे इतने ज़्यादा तूफान आते हैं। और जब यहाँ पे वो पहुँचता है, तूफानों के बीच में फंसता है, तो इस जगह को वो क्या नाम देता है, केप ऑफ स्टॉर्म नाम देता है, यानी कि तूफानी अंतरीप नाम देता है। और जब वो यहाँ से वापस जाता है फिर राजा के पास, तो राजा कहता है कि भाई हमें एक उम्मीद जगी है, यहाँ तक हम यहाँ तक पहुँचे तो हमें एक उम्मीद जगी है, इसलिए उसको क्या नाम देता है, केप ऑफ गुड होप नाम देता है। तो देखिए, केप ऑफ स्टॉर्म कह लीजिए या केप ऑफ गुड होप कह लीजिए, आशा अंतरीप कह लीजिए या उत्माशा अंतरीप कह लीजिए, ये सभी यहाँ पर यहीं से संबंधित है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें। और जो इस समय जो यात्रा हो रही है वो 1487 वर्ष, कहीं कहीं पुस्तकों में आपको 88 भी मिल जाएगा। अब थोड़ा सा फैक्ट की तरफ चल लेते हैं, और बाकी अगला वीडियो में फिर वास्को डी गामा पे देखेंगे अच्छे से। आर्थिक संपन्नता यहाँ पर देखेंगे, मार्को पोलो वेनिस इटली से निकला था, यात्रा वृत्तांत द बुक ऑफ सर मार्को पोलो के नाम से है। और काकतीय वंश की राजकुमारी रुद्रमा देवी का उल्लेख किया है। यहाँ पे पिता का नाम भी आप ऐड कर लीजिएगा, क्या, गणपति है। और ठीक है, ये इतना ध्यान रखेंगे। और ये काकतीय वंश कहाँ है, वारंगल में, दक्षिण भारत के वारंगल शहर के काकतीय वंश की राजकुमारी रुद्रमा देवी का उल्लेख है। दक्षिण भारत के पांड्य राज्य में भी ये जाता है, ये चीज़ आपको सभी लिख लेनी है। 1271 से 1292 के बीच में ये यात्राएं करता है एशिया की, और चीन, भारत इसमें शामिल रहते हैं। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसी के साथ आपको क्या नोट करना है, ह्वेनसांग के बारे में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है, यात्रियों में राजकुमार, और साक्य मुनि और युवान चुआंग, ये तीन नाम आप ह्वेनसांग के लिख लीजिएगा। और ह्वेनसांग की जीवनी जो है वो भी आप नोट कर लीजिएगा, CU नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। सीधे वन लाइनर फैक्ट में कई बार प्रश्न बन चुका है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब हुआ, तो 29 मई सन 1453 को कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होता है। ये यहाँ पर उस्मानिया सल्तनत या ओटोमन साम्राज्य का शासन स्थापित हो जाता है। और यहाँ पर क्या करते हैं, यूरोपियन जो कंट्री है उनसे क्या कहते हैं कि अब हमको क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट देना पड़ेगा। जितना भी तुम व्यापार कर रहे हो, व्यापार से जो प्रॉफिट ले रहे हो वो कुछ हिस्सा हमें भी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर सबसे मेन जो घटना है यही है जिसके कारण नए रास्तों की खोज हो रही है। कुस्तुनतुनिया का वर्तमान नाम इस्तांबुल है, और इस्तांबुल दो महाद्वीपों में है, यूरोप में भी और एशिया में भी। और यूरोप और महाद्वीप को कौन अलग कर रहा है, बोस्फोरस जल संधि अलग कर रही है। और इस्तांबुल तुर्की का एक ऐतिहासिक शहर है, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पे नए नए रास्तों की खोज होती है तो यहाँ पे एक पुर्तगाली राजकुमार रहता है, हेनरी द नेविगेटर। ये लंबी समुद्री यात्राओं को आसान बनाने के लिए दिक् सूचक यंत्र तथा नक्षत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाओं एवं सारणियों का यहाँ पर निर्माण करवाता है, जिसके कारण क्या होता है, समुद्री यात्राएं आसान हो जाती है। इसी क्रम में देखिए पहला प्रयास यहाँ पे क्या होता है, किंग जॉन सेकंड ने यहाँ पे बार्थोलोम्यू डियाज को भेजता है, और ये अफ्रीका के दक्षिण में पहुँचता है। और दक्षिण में पहुँचने के बाद मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दक्षिण में यहाँ पे फंस जाता है वो, और यहाँ पे एक मोसल बे नामक स्थान में वो रुकता है, और यहीं से वो फिर क्या हो जाता है, वापस हो जाता है अपने देश के लिए, पुर्तगाल के लिए। और यहाँ पर जब वो पहुँचता है, जब तूफानों में फंसता है, तो क्या नाम देता है इसे, तूफानी अंतरीप नाम देता है। इसी को हम केप ऑफ गुड होप या उत्माशा अंतरीप या आशा अंतरीप के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसी क्रम में देखिए यहाँ पर कोलंबस भी भारत की खोज के लिए निकलता है, जिसका जन्म जेनोवा में हुआ था। देखिए जेनोवा इटली का एक महत्वपूर्ण शहर है, एक शहर जिनेवा भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक महत्वपूर्ण शहर है। दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है, उच्चारण में दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है और जेनोवा इटली का एक शहर है, जहाँ पे कोलंबस का जन्म हुआ था। और स्पेन की रानी इसाबेला का इसको समर्थन प्राप्त था, और ये स्पेन से 3 जहाज़ लेकर चलता है, नीना, पिंटा और सेंटा मारिया। और ये भारत की खोज के लिए चलता है, लेकिन 1492 में ये अमेरिका की खोज
कर बैठता है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले ये टॉपिक हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसके बाद हम देखेंगे वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा का किस प्रकार से यहाँ पर आगमन होता है, और पुर्तगाली कंपनियों के बारे में हम डिटेल से अब आगे पढ़ेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी मतलब वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम यूपी, पीजीटी, टीजीटी या उत्तराखंड में आने वाले जो एग्जाम होंगे, तो वहाँ के लिए टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताएं कि किस प्रकार का आपको ये टॉपिक लगा। धन्यवाद।